अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सॉरी मैं लेट हो गई। ये कुछ क्लासेस में ये वाला टॉपिक रह गया था कवर करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्लासेस मैं नहीं ले सकी ट्रेनिंग की वजह से, तो आई क्रिएट अ वीडियो फॉर यू, लेक्चर वीडियो। सो आप इसको सुन लीजिएगा। थोड़ा सा प्रीवियस रिकैप करूँगी एंड देन आई गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। ये जो चैप्टर नंबर 4 है इज़ अबाउट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स का हमने इंट्रो किया है और उसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स ही हमने डिस्कस किए हैं, जैसे रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर्स इसके दो होते हैं, म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने पढ़ा है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि व्हेन यू फ्रॉम द डेटा यू गेट सम मीनिंगफुल इंसाइट, इन्फर करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं। तो या फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जर्व डेटा से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसकी बेसिस पर प्रेडिक्शन करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं, मीनिंगफुल इंसाइट निकालते हैं। तो ये कुछ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं। जैसे हमने लीनियर मॉडल पढ़ा था जिसमें स्पेसिफिक आंसर्स होते हैं, इट गिव्स अस अ रेंज ऑफ आंसर्स। ठीक है, कॉन्ट्ररी है टू द जो प्रिडिक्ट डिटर्मिनिस्टिक मॉडल या लीनियर मॉडल है उससे मुख्तलिफ है ये। तो ये बात है। इसमें भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है जिसमें पॉसिबल आउटकम्स हमें या स्टैट्स हमें पता चल जाते हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स भी जिन क्लासेस में डिस्कस हुआ तो उसमें मैंने बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स भी एक ब्रॉडर टर्म है और उसमें फर्दर सब मॉडल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बायनोमियल मॉडल हमने पढ़ा था और इसके अलावा और भी थे मॉडल्स, लेकिन हमने कुछ स्किप कर दिया कुछ बीच में से। जैसे हाइपरजोमेट्रिक मॉडल था, पॉइजन मॉडल था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, इस तरह के और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बात की कि हम वो मॉडल्स डिस्कस करते हैं जो रेलिवेंट होते हैं हमसे और जो हमारी फील्ड में जिनका ज़्यादा इस्तेमाल है, वो चीज़ें ही इस किताब में भी दी हुई हैं क्योंकि ये बिज़नेस के स्टूडेंट्स के लिए है ना। तो ये बात है। फिर इसके टाइप्स हमने देखी थी, डिस्क्रीट थी और कंटिन्यूस डिस्क्रीट, जिसमें काउंटेबल वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स ही होते हैं लेकिन वो डिस्क्रीट होते हैं, काउंटेबल्स होते हैं। जो आउटकम्स हैं वो काउंटेबल। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि कॉइन है, उसकी दो साइड्स ही होंगी, उसकी या तो हेड होगा या टेल होगा। लेकिन अगर आप बात करें हाइट की या वेट की तो वो मेजरमेंट डेसिमल में जाएगी। तो ये बात है। इसकी भी डिफरेंट वो है, कंटिन्यूस मॉडल में भी डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो सकती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और कंटिन्यूस में आता है। और डिस्क्रीट मॉडल्स में आपकी ये जो बायनोमियल है, पॉइजन है, हाइपोज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, ये बायनोमियल मॉडल में आती हैं। फिर हमने बायनोमियल मॉडल के कुछ जो है वो टॉपिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनको कवर किया था, देन वी अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अब जो ये टॉपिक है ना, जो मैंने अभी जिसको मैंने कहा, जो कि बिल्कुल द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो हमने डिस्कस किया था, कुछ क्लासेस में हुआ था, कुछ में रह गया था, तो मैंने सोचा ये रिकॉर्ड कर लूँ लेक्चर। ये जो टॉपिक है इज़ अबाउट रिग्रेशन। रिग्रेशन जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, स्टैट्स में इस्तेमाल होता है। रिग्रेशन का जो लफ्ज़ है ना, यहाँ पर आप देखेंगे इसको की एप्लीकेशन और इसकी जो सॉल्विंग है ना ऑफ द क्वेश्चन इज़ डिफरेंट। जब लीनियर मॉडल में भी स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन लाइन को ही कहते हैं, या जितने भी नाम आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े वो भी सारे लीनियर के ही थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंट देखेंगे। तो इसमें मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 45 है उसको डिस्कस करती हूँ, फिर आप उससे कंसल्ट कर लीजिएगा। और इसके साथ की जो दूसरी एग्जाम्पल्स हैं जैसे 43 है, 47 है, इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको और भी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको समझ में आ जाएं। ठीक है, ये एक जो एग्जांपल है ना, ये इट विल कवर मैक्सिमम ऑफ द चीज़ें जो कि मुझे अलग अलग सवाल नहीं कराने पड़ेंगे और एक ही इसमें टॉपिक में कवर हो जाएगा। इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, ये नाम है इसका। लेकिन इसमें और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, एप्लीकेशन में फ़र्क है। एप्लीकेशन अभी आप देखेंगे कि जब मैं सवाल आपके सामने सॉल्व करूँगी तो यू विल सी कि इसमें अच्छा हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा जो पर्पज़ है हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। लेकिन उसमें हमने क्या किया था, उसमें आपको सिर्फ ये बताया था कि मॉडल कैसे करते हैं, किसी भी हाइपोथेसिस से मॉडल कैसे करते हैं रिसर्च फ्रेमवर्क, ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए उसको। वहाँ पर मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमने इस रिग्रेशन या स्ट्रेट लाइन को के मॉडल को एज अ फ्रेमवर्क पढ़ा था, और फिर हमने कहा था कि इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए आप कैसे किसी हाइपोथेसिस को ट्रांसलेट करते हैं इनटू द मैथमेटिकल, इनटू योर मैथमेटिकल मॉडल। यहाँ पे इसकी जो नेचर है वो डिफरेंट है स्टैट्स में। स्टैट्स में अब हमें कुछ डाटा गिवन है, उसकी बेसिस पे पहले जो हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दिए हुए होते थे, अब हमें वो नहीं दिए हुए, अब हमें वो निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, बीटा है, स्लोप है, या इंटरसेप्ट उसे आप कह सकते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं एक को, और इसके अलावा कोरिलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन है, इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो आई गेट स्ट्रेट टू द क्वेश्चन। सो आप इसको जल्दी से देखें, अपने सामने आप नोट्स रखेंगे और यू विल सी कि व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। तो ये एग्जैक्टली जो एग्जांपल है इस एग्जांपल नंबर, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसे निकाल भी लूँ सामने अपने, तो फिर हम कर लेते हैं। अच्छा देखें, अब मैं पढ़ती हूँ पहले सवाल, फिर उसको देखिएगा। सवाल है द फॉलोइंग डेटा गिवन द हाइट एक्स, इसको इस चीज़ को ज़रा नोट करेंगे, हाइट एक्स यानी कि एक्स और वाई ही है, लेकिन एक्स जो है वो वेरिएबल है, हाइट को शो कर रहा है,
वेट जो है वो वाई को शो कर रहा है, और वेट हमेशा किलोग्राम्स में होता है स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन में, चले आप इसको समझ लें। और एक्स जो हाइट आपकी वो इंचेस में होती है, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकते हैं यूनिट्स, लेकिन इस सवाल के मुताबिक ये है। अच्छा, अब उसने जवाब दिया कि एक्स, सवाल को पूछा कि एक्स और वाई जो डेटा है वो आपको दिया हुआ है, कुछ 10 के करीब वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये दो कॉलम लेट्स से आपने बना लिए, इसका साथ में जो नीचे इसका सोल्यूशन में है उसको भी देखते जाएं। अब इसने इसे वर्टिकली लिख दिया एक्स और वाई को। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फॉर्मुलेट द इक्वेशंस। इक्वेशन ऑफ क्या होती है रिग्रेशन लाइन की, या रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमने पढ़ी है और ये शुरू से ही हमने चैप्टर नंबर 2 में भी बहुत दफ़ा डिस्कस की है। लेकिन अब आप नोटिस करें कि इसमें उसने कहा कि फॉर्मुलेट द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स दैट इज y ऑन x एंड x ऑन y, यानी कि y ऑन x निकालें और x ऑन y। अब जब आप y ऑन x की बनाएंगे ना इक्वेशन, तो वो बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लेकिन जब आप x ऑन y की इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब जगह बदल गई, y जो है उसको मैंने iv की जगह पे लिख दिया और x को मैंने dv की जगह पे लिख दिया। लेकिन याद रखें ये लेबल बदलने से उसकी एक्चुअल प्लेसमेंट नहीं बदलती, उसकी इंडिपेंडेंट हमेशा राइट हैंड साइड पे ही आएगा बीटा के साथ, और डिपेंडेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही आएगा जो कि इक्वल्स के बाद। तो ये बात है। तो इसका मतलब अब उसने कहा कि बीटा y ऑन x और x ऑन y निकालना है। तो अब देखें, लेट्स से ये जो आपके सामने अगर सोल्यूशन हम देखें, तो अब ये हमारे पास x और y का डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बीटा y ऑन x का फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, n समेशन एक्स वाई, यानी कि दो कॉलम्स x और y को मल्टीप्लाई करेंगे और उस पूरे कॉलम का सम करेंगे तो समेशन x एंड y है, माइनस समेशन x, यानी कि पूरे कॉलम x की जो वैल्यूज़ हैं उनको जमा कर लें 10 की 10 को, और समेशन y के कॉलम की सारी वैल्यूज़ को जमा कर लें। n इज़ द काउंट ऑफ वैल्यूज़, कि इस काउंट करें इन वैल्यूज़ को तो कितनी है, ये 10 बनती है मेरा ख्याल है, हाँ जी 10 है। फिर डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वायर, यानी कि एक कॉलम बनाएं x जिसमें हर x की वैल्यू का स्क्वायर ले लें और फिर उस पूरे कॉलम को जमा कर लें, और माइनस समेशन x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब ये कि समेशन x का जो कॉलम है, जो कि यहाँ पे सवाल में देखो वैल्यू दी हुई है 618, इसका होल स्क्वायर ले लें। तो इस तरह से आपने वैल्यू, अब ये इसमें एक निशानी ये याद रखेंगे कि ऊपर का जो नोमिनेटर वो सही रहे, न्यूमरेटर सॉरी ठीक रहेगा, उसी तरह रहेगा सेम। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो देखें बीटा y ऑन x है ना, तो यहाँ पे नीचे x आपको नज़र आ रहा है। अगर ये बीटा x ऑन y होता तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें जो है n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर होता, ठीक है। तो बीटा y ऑन x और बीटा x ऑन y, ये दो आप फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यूज़ उसने देखें ऊपर निकाली हैं, y है उससे x को मल्टीप्लाई किया तो xy आ गया, उसका सबका सम ले लिया, ये 53408। फिर इसी तरह x स्क्वायर है, हर x की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, हर y की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, उस पूरे कॉलम को जमा किया तो ये वैल्यू होगी। फिर अब मैंने बीटा तो निकाल लिया, अब अगला मेरा काम है बीटा स्लोप निकाल लिया। अब अगली मेरी जो चीज़ है वो निकालने की वो है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए ये जो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है ना, ये y ऑन x की इक्वेशन है। y ऑन x की इक्वेशन में ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल पहली जो लाइन है ना फर्स्ट रिक्वायरमेंट की, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज़ y हैट इज इक्वल टू a प्लस बीटा x। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसमें मैंने क्या किया कि y को बार कर दिया और x के ऊपर भी बार लगा दिया। तो अब a को मैं राइट हैंड साइड पे रहने दूंगी, y माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, बीटा एक्स बार हो जाएगा, यानी कि y बार माइनस बीटा एक्स बार। इससे क्या होगा कि y बार भी मैं निकाल सकती हूँ, मैंने निकाला समेशन y बार का फॉर्मूला होता है, y बार मीन को कहते हैं ना, आपने पढ़ा था QR1 में कि y बार यानी कि समेशन y ओवर n और x बार समेशन x ओवर n। तो y बार का फॉर्मूला हम लगाएंगे और y बार की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि सवाल के मुताबिक 86.3 है। x बार की वैल्यू हम निकालेंगे समेशन x ओवर n करके, तो वो आ जाएगी 86, ये क्या है इसका 61.8। तो इस तरह से ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, बीटा y और x की वैल्यू पहले आपने निकाली हुई है, वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, जो कि आपके पास आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास, ठहरे मैं आपको बताती हूँ, -43.171 प्लस 2.095x, ये 2.095 आपका बीटा y ऑन x है। उसके बाद अब आपने इसी तरह जैसे आपने y ऑन x निकाली है ना इक्वेशन, इसी तरह आपने x ऑन y निकालनी है। तो x ऑन y जो इक्वेशन होती है वो उसमें आपको मैंने बताया कि x बाहर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे और a प्लस बीटा y हो जाएगा। लेबल बदल रहा है, IV और DV की लोकेशन नहीं बदल रही, ठीक है। तो अब मैंने बीटा y ऑन x निकालना है, अगर सॉरी x ऑन y निकालना है, तो इसका फॉर्मूला देखें बीटा y ऑन x का, जैसे मैंने बताया था इसकी निशानी रखनी है बीटा x ऑन y, जो एंड में आ रहा है ना x ऑन y है, तो इसका मतलब है बेस जो है, ये जो डिनोमिनेटर है उसमें भी y की वैल्यूज आएंगी, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर, और जो उसका न्यूमरेटर है उसमें वही चीज़ है जो प्रीवियस बीटा x ऑन y ऑन x में थी, वही बीटा x ऑन y में।
इनकी जगह रिस्पेक्टिव वैल्यू अपने कॉलम पहले से बनाए हुए हैं, समेशन एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके पूरे कॉलम का समेशन, एक्स कॉलम की सारी वैल्यूज़ का सम, वाई वैल्यूज़ की सारी कॉलम का सम, फिर वाई स्क्वायर का कॉलम उसका सम, वाई का होल स्क्वायर, समेशन वाई का होल स्क्वायर, और एन आपके पास काउंटेबल वैल्यूज़ 10 है। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.296, ये बीटा है एक्स ऑन वाई। इसी तरह जो उसकी इक्वेशन थी ना जो आपने बनाई थी वाई क्या नाम है उसका, जो ऊपर रिग्रेशन इक्वेशन में बनाई थी x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इस x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई को अब आप कर दें कन्वर्ट बार में, x बार इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बार, a को आप अकेला कर दें और b बीटा y बार को आप ले आएँ राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा x बार माइनस बीटा y बार। बीटा की वैल्यू अपने ऊपर निकाली है 0.296, एक्स बार भी आपने निकाला हुआ है, आपको पता है समेशन एक्स ओवर एन करके पीछे भी वर्किंग की है, समेशन वाई ओवर एन वाई बार हो जाता है। सॉल्व करेंगे यू विल गेट 36.25 अल्फा। अब ये जो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है ना उसका अल्फा और बीटा आपने निकाल दिए, तो दोनों की इक्वेशंस को आप देखें। हमने पहली जो इक्वेशन निकाली जो वाई ऑन एक्स थी उसमें आपने देखा -43.171 अल्फा था प्लस 2.095 बीटा था और यहाँ पे एक्स था। अब दूसरी जो रिक्वायरमेंट है ना, अगर आप सवाल नोटिस करें तो उसमें उसने कहा है कि बताओ y की वैल्यू बताओ जब x इज इक्वल टू 66। तो x जो 66 है, अगर आप सवाल देखें तो किस इक्वेशन में x पुट किया जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी। यकीनन y ऑन x की इक्वेशन में जब x की वैल्यू पुट की गई 66 तो उसने y की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह उसका दूसरा पार्ट है कि एस्टिमेट करो x की वैल्यू जब y इज इक्वल टू 84 हो, तो y की वैल्यू आप किस में पुट कर सकते हैं, जहाँ पे y IV की जगह पे लिखा हुआ हो, ऑब्वियसली इक्वेशन x ऑन y पे, तो वहाँ पे आपने y की जगह y की वैल्यू पुट की तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरह से आप ये दूसरी रिक्वायरमेंट भी सॉल्व कर लेंगे। फिर देखें तीसरी जो और चौथी और पांचवी छठी रिक्वायरमेंट, ये जो चार रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें उसने कहा कि पहले तो कांस्टेंट y ऑन x और कोफिशिएंट y ऑन x को डिटरमिन करो, यानी कि अल्फा बीटा को इंटरप्रेट करो। फिर जो दूसरी इक्वेशन है x ऑन y और y ऑन x ऑन y दोनों इसी इक्वेशन में अल्फा बीटा को इंटरप्रेट करो, y ऑन x में अल्फा बीटा को इंटरप्रेट करो और x ऑन y में अल्फा बीटा को इंटरप्रेट करो, यानी कि इंटरप्रिटेशन ये मीनिंगफुल इंसाइट होती है, ये बेसिकली आप इन्फर करने वो आपको कह रहा है। तो इसकी हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सा पढ़ा हुआ है और वो फॉर्मेट ये कहता है कि 1% इंक्रीज इन IV विल कॉज -% चेंज इन DV। कितने परसेंट चेंज, जितना बीटा है। फॉर एग्जांपल बीटा इसमें इस केस में अगर इक्वेशन लिखी जाए तो बीटा आपके पास है, पहली अगर आप देखें ना ये क्या नाम है y ऑन x की इक्वेशन देखो तो आपके पास बीटा है 2.095, तो आप कहेंगे कि 1% इंक्रीज इन x विल कॉज 2.095% इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है ना, तो यू विल से 1% इंक्रीज इन x विल कॉज 2.095% इंक्रीज इन y। x क्या है, आपकी हाइट है, और y आपकी क्या है, वेट है, तो 1% इंक्रीज इन वेट विल कॉज 2.09% इंक्रीज इन हाइट। सेम आप इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है x ऑन y की उसको इंटरप्रेट करेंगे कि 1% इंक्रीज इन, अब यहाँ पे क्या है x ऑन y और y हमारा वेट है, तो हम कहेंगे 1% इंक्रीज इन वेट विल कॉज 0.296% इंक्रीज, क्योंकि भी पॉजिटिव स्लोप है, इन व्हाट इंचेस। तो इस तरह से ये बीटा की मैंने इंटरप्रिटेशन बताई है। अल्फा की इंटरप्रिटेशन क्या होगी, अल्फा की इंटरप्रिटेशन होती है कि जब कोई चेंज नहीं है तो व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ द वेट, जब कोई वैल्यू नहीं है तो व्हाट इज़ द हाइट। ठीक है, तो अल्फा आपको बताता है ये y क्या है, y वेट है ना, तो बताता है कि जब कोई चेंज नहीं था ना आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो कि हाइट है, तो -43.171 था आपका वेट, और जब कोई चेंज नहीं था ना आपके वेट में इन इक्वेशन नंबर 2, तो तब आपका 36.25 आपका की हाइट थी। इस तरह से है इंचेस। तो ये ही इसमें अल्फा और बीटा की जो इंटरप्रिटेशन है ये चारों रिक्वायरमेंट्स में ये की गई है, छठी रिक्वायरमेंट तक आप इसको पढ़ेंगे तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है अल्फा और बीटा का, उसके मुताबिक ही इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर देखें सातवीं रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूलाज होते हैं, एक थोड़ा लेंथी फार्मूला है, और जब आपके पास बीटा y ऑन x और बीटा x ऑन y है तो इसका एक आसान सा फार्मूला ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट ले लिया जाए। तो सवाल में अगर आप नोटिस करें तो कोरिलेशन उसने ऐसे ही निकाला हुआ है कि दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं बीटा y ऑन x और बीटा x ऑन y उनको मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। इसको कोरिलेशन को शो करते हैं, इसका जो कोफिशिएंट होता है ना उसे r कहते हैं। ठीक है, और अब ये कोरिलेशन जो है बेसिकली स्ट्रेंथ बताता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, उनकी स्ट्रेंथ को बताता है। अगर +1 के करीब है तो उसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर -1 के करीब है तो उसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है, वीक कोरिलेशन है, और अगर जनाब 0 है तो उसका मतलब है न्यूट्रल, कोई कोरिलेशन नहीं है। इस केस में जो आप देख रहे हैं देयर इज़ अ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। ठीक है, दोनों साथ में जो है वो इंक्रीज करते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है। फिर 8वीं रिक्वायरमेंट है, उसमें उसने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन
निकालें। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आर स्क्वायर से शो करते हैं। तो आर तो आपने प्रीवियसली निकाला है, तो आर का आप स्क्वायर ले लें। 0.79 आपका आंसर था ना कोरिलेशन का, जो कि आर से शो करते हैं, उसका कोफिशिएंट आर होता है। तो अब इस आर का आप स्क्वायर ले लें, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल आएगा। जब आपने आर का स्क्वायर लिया तो उसकी वैल्यू आई 62.4%। ये बात बताता है कि आईवी की वजह से डीवी में कितनी वेरिएशन आई। तो 62.4% वेरिएशन आई है आपके डीवी में ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाइट। आईवी की वजह से डीवी में